हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ। आप कहीं भी किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर सभी जगह के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों को। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षण विधि क्या होती है। तो किसी भी कार्य को करने का ढंग या तरीका, आपके जो कार्य करने का ढंग है या तरीका है वो क्या है? आपकी विधि है, आपके तरीके हैं। ठीक है, लेकिन यही काम अगर शिक्षण में अप्लाई किया जाए तो वो शिक्षण विधियाँ बन जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग किसी काम को बहुत जल्दी करते हैं, कुछ लोग बहुत देर से करते हैं, तो सबका अपना अपना ढंग होता है। उसी तरह से एक टीचर अपने जो शिक्षण काम कार्य करवाता है, तो कुछ लोग इसमें भी हैं, कुछ टीचर अलग अलग तरीके से, कुछ लोग क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, कुछ लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, कुछ लोग किसी और ढंग से करवाते हैं। तो सबका अपना अपना क्या है? एक ढंग है, एक तरीका है। और आप इस ढंग या तरीके को अगर शिक्षण में अप्लाई करते हैं का, तो यही होती है शिक्षण विधि। एक अध्यापक शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, किसको? शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके को आजमाता है उसे कहते हैं शिक्षण विधि। सभी टीचर कोई भी हो, उसका सबका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करना। आपने जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं, आपने जो जिस उद्देश्य को लेकर कि हमें आज ये कंप्लीट करवाना है, बच्चों को याद करवाना है, बच्चों को समझाना है, अगर वो उद्देश्य पूरा होता है यानी कि आपका शिक्षण कार्य सफल हो गया है। अगर नहीं तो आप फिर से क्या करेंगे? रीटीचिंग करवाएंगे। ठीक है, और उसके रेमेडियल टीचिंग होता है, उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें आप कारण को जानेंगे कि कारण क्या रहा है जो बच्चे समझ नहीं पाए हैं। लेकिन आप कोई भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो सभी टीचरों का एक ही उद्देश्य होता है, शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करना। आपने जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करना। सबसे पहले शिक्षण विधियों में सबसे पहला शिक्षण विधि है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक दो प्रश्न इससे ज़रूर बनते हैं, परियोजना विधि। परियोजना विधि इसके मूल आधार यानी कि मूल में यानी कि स्टार्टिंग किसने किया था? जॉन डीवी। ये किस पर आधारित है? जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। जॉन डीवी के एक शिष्य थे किलपैट्रिक, है ना। जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने डीवी के विचारधारा को पर परियोजना विधि का प्रतिपादन किया। जॉन डीवी जो उनके विचारधारा को समाहित किया गया, और किसने समाहित किया? किलपैट्रिक ने उनके विचारों को लेकर परियोजना विधि का प्रतिपादन किया। अब कुछ हम परिभाषाएं देख लेते हैं, एक दो परिभाषाएं भी आती हैं। पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों का कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। कहने का मतलब कि जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें छात्रों को, किसको? छात्रों को योजना और संपन्नता, अगर जिस तरीके से कार्य किया गया उत्तरदायी यानी कि उसको सौंपा जाता है कार्य स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, कि आपको इस कार्य को करके लाना है, और उत्तरदायी विद्यार्थी को ही बनाया जाता है। ये किसका है? पार्कर का। ठीक है, सेकंड है एस्टिवेंसन। एस्टिवेंसन के अनुसार क्या है? प्रोजेक्ट एक समस्या है, समस्यात्मक कार्य है जो संभावित स्थिति में पूरा किया जाता है। संभावित यानी कि आने वाले समय में संभव है कि ये पूरा हो जाएगा। तो आप इसे याद कर सकते हैं, स से एस्टिवेंसन, है ना, और स से समस्यात्मक। ठीक है, आप दोनों को ट्रिक डालकर देख सकते हैं, याद करने के लिए एक तरीका है कि कीवर्ड को थोड़ा सा आप मैच करके आगे बढ़ सकते हैं ताकि ये भूले ना, एग्जामिनेशन हॉल में मिस मैच ना हो, किस के अनुसार किस क्या बोला गया था। ठीक है, यहाँ पर भी है बेलार्ड के अनुसार। बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्टर अर्थात जीवन का ही एक भाग है। जीवन प्रोजेक्टर जो है, प्रोजेक्ट है क्या है? एक जीवन का ही, यथार्थ जीवन का यानी वास्तविक जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है, जो वास्तविक जीवन का ही एक भाग है और जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। अब इसे याद करने के लिए क्या करेंगे? बस से बेलार्ड और बस से विद्यालय, बस से बेलार्ड और बस से विद्यालय, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये है याद करने का तरीका, हाथों हाथ याद हो जाता है, इसमें मिसमैच नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं अब परियोजना विधि के सिद्धांत। तो परियोजना विधि के सिद्धांत है रोचकता। सबसे पहला है रोचकता। अगर कोई काम बच्चा स्वयं करता है, रुचि से करता है, तो काम सक्सेस होता है और बच्चों में विश्वास होता है कि हाँ मैंने ये काम कर लिया। दूसरा है परियोजना के उद्देश्य, यानी कि हर कोई भी काम हम अगर कर रहे हैं, कोई भी योजना बनाकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है। हर किसी काम के पीछे एक उद्देश्य होता है जिसे हमें पूरा करना होता है। क्रियाशीलता, यहाँ पर बच्चा एक्टिव होकर काम करता है
है ना, डू इट सेल्फ, बच्चा स्वयं कार्य करता है तो उसमें विश्वास आती है कि हाँ हम कर सकते हैं, और भी आगे बच्चा कुछ करने के लिए मोटिवेट होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, परियोजना विधि का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि क्रियाशीलता, बच्चा यहाँ पर एक्टिव होकर कार्य करता है, निष्क्रिय नहीं रहता है। वास्तविकता या यथार्थता, यानी कि वास्तविक स्थितियों में ही, अभी हमने देखा कि वास्तविक स्थितियों में ही इसे पूरा किया जाता है। ऐसा नहीं कि कल्पना सिर्फ हमने दिमाग से कल्पना कर लिया कि हाँ ऐसे ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, ये क्या है, इसमें क्या है, वास्तविक जीवन में इसे अप्लाई करते हैं। फिर क्या है पांचवा, सामाजिकता। सामाजिकता यानी कि अगर बच्चे मिलजुल कर कार्य करेंगे तो उनमें सामाजिकता जरूर आएगी, एक दूसरे को विचारों को जानेंगे, मेल जोल बढ़ेगा तो सामाजिकता अपने आप आएगी। उपयोगिता, उपयोगिता, अगर बच्चा वास्तविक जीवन में किसी कार्य को करता है और उसे आगे के जीवन में हमेशा उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि अगर उस स्थिति में उसको दोबारा कोई स्थिति ऐसी आएगी सेम स्थिति में तो उस चीज़ को अप्लाई कर सकता है, जो पहले से सीखा हुआ है जो बच्चा, तो आगे के जीवन में वो अप्लाई करके उस चीज़ को खुद स्वयं कर सकता है। स्वतंत्रता, इसमें बच्चों को छूट दी जाती है कि बच्चे खुद से कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होता है कि आपको ऐसे ही करना है वैसे करना है, उसमें बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा जाता है कि ये आपकी मर्जी है, आपको स्वयं करना है। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज से बिलो होते हैं, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, तो सभी को हम एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। सबके अपने अपने, क्या कहते हैं ना कि बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, सभी बच्चे अपने आप में विशिष्ट हैं, सब अलग अलग हैं, हम इक्वल नहीं कर सकते सबको, सबके सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान रखा जाता है। फ्रेंड्स, हमेशा कीवर्ड पर ध्यान दें, अगर आपने कीवर्ड को समझ लिया तो आगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि किससे संबंधित है। आपको ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। रोचकता है, रोचकता यानी कि रुचिकर होता है, बच्चा स्वयं करते हैं, ठीक है। परियोजना का उद्देश्य, हर कुछ कार्य करने का उद्देश्य होता है, उसी तरह से परियोजना करने का भी एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करना होता है। क्रियाशीलता, परियोजना विधि में हमेशा जहाँ देखिए आप एक्टिविटी, बच्चा एक्टिव है उसको आपको फटाफट आंसर कर देना है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर एक्टिव होकर कार्य करता है, निष्क्रिय नहीं होता है। वास्तविक जीवन में इसे अप्लाई किया जाता है। सामाजिकता, बच्चे मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उनमें सामाजिकता का भाव आता है। उपयोगिता यानी कि जो बच्चा आज अगर कर लिया, नेक्स्ट टाइम सेम परिस्थिति अगर आती है तो बच्चा उस चीज़ को अप्लाई करके स्वयं उस कार्य को कर सकता है, यानी कि आगे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए भी ये उपयोगी हो जाता है। स्वतंत्रता, बच्चे को छूट दी जाती है, बच्चे कार्य को स्वयं करते हैं, किसी का बोझ नहीं होता है, किसी का बर्डन नहीं होता है कि आपको मेरे तरीके से करना है, बच्चा स्वतंत्र है किसी कार्य को करने के लिए। और व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि बच्चे अपने अपने तरीके से अपने IQ लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे कार्य करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखते हैं परियोजना विधि के सोपान या घटक। तो इसके 6 घटक हैं, इसको भी आप जरूर याद रखें, ये जरूर आप पूछा जाता है। तो परियोजना विधि के 6 सोपान हैं, इनको भी ढंग से आप जरूर याद कर लेना, और इसका क्रम भी याद कर लेना, क्रम भी पूछा जाता है। सबसे पहले क्या है, परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। अगर हम प्रोजेक्ट कोई कार्य करने जा रहे हैं तो परिस्थिति, उस स्थिति में लाया जाता है कि और क्या क्या हो सकते हैं। फिर बहुत सारे परियोजना के तहत एक का चुनाव करना पड़ता है, किसी एक कार्य का चुनाव करना पड़ता है। फिर उस कार्य के लिए, उस परियोजना के लिए कार्यक्रम बनाना पड़ता है, ठीक है। और जब आपने कार्यक्रम बना लिया तो उसको क्रियान्वित, उसे यानी कि अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपको 5वें नंबर में है कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, यानी कि जो आपने कार्य किया है तो वह कितना सक्सेस हुआ, आपको ये देखना है, सक्सेस हुआ या सफल हुआ या विफल हुआ, इसको आपको देखना है। और फिर 6ठे नंबर में है कि अगर आप सक्सेस हो गए तो उसका लेखा जोखा कीजिए, उसका प्रतिवेदन कीजिए। इट मीन्स आप उसको लेखा जोखा कीजिए कि हाँ हमने इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया तो ये सक्सेस हो गया, ठीक है। और अगर कोई सक्सेस सफलता नहीं मिली है तो बोले कि कहाँ गलती मैंने की है, उसके संशोधन करके हम चीज़ों को नेक्स्ट टाइम थोड़ा उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये जो 6 सोपान हैं इसको आप ज़रूर याद करें, इसको समझ कर पढ़ें तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, मिसमैच नहीं होगा। क्रम जरूर ध्यान रखें, क्रम पूछे जाते हैं। सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करना, उस परिस्थिति, बहुत सारे परिस्थितियों में से किसी एक का चुनाव करना, फिर उसको क्रियान्वित करने के लिए उस कार्य को कार्यक्रम बनाना, फिर उसे क्रियान्वित करना। पहले हमने कार्यक्रम को बनाया, फिर उसे अप्लाई किया, ठीक है। फिर जब अप्लाई करने के बाद देखें कि सक्सेस हुआ या नहीं, उसका मूल्यांकन करते हैं। अगर सक्सेस हो गया है तो उसका हम प्रतिवेदन यानी कि लेखा जोखा करते हैं।
कि आगे नेक्स्ट टाइम के लिए अगर ऐसी कुछ बात हो तो हम उसे अप्लाई कर सकें। अब देखते हैं परियोजना विधि का महत्व। तो परियोजना विधि का महत्व क्या है? तो इसमें होता है प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि बच्चा अगर स्वयं करता है, वास्तविक स्थितियों में करता है, तो बच्चे का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और आपने देखा है एडगर डेल ने प्रत्यक्ष अनुभव के बारे में बोला है कि जो सबसे बेस्ट होता है, बच्चा स्वयं अगर कुछ करता है, प्रत्यक्ष रूप से करता है, तो अस्थायी होता है। बच्चा इसमें करके सीखता है। अभी मैंने बोला बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय होता है। बच्चा स्वयं कार्य करता है तो उसमें विश्वास आता है, उसे रुचि लगता है। मनोवैज्ञानिकता जहाँ बच्चा स्वयं अगर करता है, बच्चे को विचारों को महत्व दिया जाता है, तो मनोवैज्ञानिकता अपने आप आ जाएगी, क्योंकि इसमें बच्चों को एज को, IQ लेवल को सब कुछ देखकर कार्य दिए जाते हैं। स्वाध्याय की प्रवृत्ति, खुद से अध्ययन करने की प्रवृत्ति जागृत होती है बच्चों में। अधिगम में सरलता, बच्चा अगर समझ कर पढ़ता है तो अधिगम यानी सीखना अपने आप बच्चों में ईजी बन जाता है उनके लिए। उपयोगिता या व्यवहारिकता, उपयोगिता यानी कि आगे के फ्यूचर के लिए भी वो काम होता है, और वास्तविक जीवन में प्रयोग। व्यवहारिकता मतलब वास्तविक जीवन में उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बस ये है परियोजना विधि का महत्व। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब हर सभी विधियों के अगर कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं, ठीक है, कुछ सीमाएं भी हैं। तो आइए देखते हैं उसके दोष क्या हैं। तो इस विधि के प्रयोग में अधिक व्यय, कहने का मतलब इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है। आप चीज़ों को अगर फैलाएंगे, चीज़ों को ढूंढेंगे, तो उसमें क्या है, व्यय यानी कि पैसा ज़्यादा खर्च होता है। पाठ्यक्रम 1 वर्ष की अवधि में पूरा करना संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ परियोजना कार्य कराएंगे तो थ्योरी कब पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें अगर समझाते हैं, बच्चों को बाहर भेजते हैं या खुद कार्य करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें टाइम टेकिंग होता है, समय ज़्यादा लगता है। तो जो पाठ्यक्रम है वो 1 साल में संभव नहीं हो पाता है। तो इसके ये दोष हैं। क्रमबद्ध अध्ययन नहीं, क्योंकि सभी चैप्टर में परियोजना कार्य नहीं होता है, तो इसीलिए हम चैप्टर वाइज नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्रमबद्ध तरीके से ये अध्ययन संभव नहीं है। प्रोजेक्ट विधि के आधार पर उचित पाठ्यक्रम नहीं मिलती है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सभी चैप्टर में प्रोजेक्ट का कार्य हो ही। जैसे SST है तो सभी SST चैप्टर में आपको परियोजना का कार्य नहीं मिल पाता है। प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापक का अभाव, यानी कि यहाँ पर नॉलेजेबल टीचर की ज़रूरत होती है, जो आमतौर पर कभी कभी दिक्कत आती है, नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर यही है कि प्रशिक्षित आपको ट्रेन टीचर की ज़रूरत है, और यहाँ पर इसका अभाव है। तो इस सीमा में क्या देखना है आपको, दोष क्या क्या है। इसमें पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, 1 साल की अवधि में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है, इसका क्रमबद्ध यानी कि स्टेप वाइज इसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं, और सभी पाठ्यक्रम में क्या है, सभी पाठ्यक्रम में प्रोजेक्ट विधि का मिलना पॉसिबल नहीं है, और इसमें अनुभवी अध्यापक की, ट्रेन टीचर की ज़रूरत होती है। तो ये सब कमियां हैं इसकी। आइए देखते हैं सेकंड विधि। सेकंड विधि है आगमन विधि। सेकंड विधि कौन सी है, आगमन विधि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी विधियाँ, चीज़ों को समझ कर पढ़ें तो हमेशा याद रहेगा, आपको याद किया हुआ अस्थायी रहेगा। अभी हमने देखा था प्रोजेक्ट विधि में बच्चा स्वयं करके सीखता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो चीज़ें क्या होती है, अस्थायी बन जाती है। चीज़ों को समझ कर पढ़ेंगे तो चीज़ें अस्थायी बन जाती है, आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चीज़ों को आप समझ कर पढ़ें। सेकेंड हमारा है आगमन विधि। ऐसा शिक्षण पद्धति जिसमें उदाहरणों की सहायता से, इसमें आपका ये कीवर्ड है, उदाहरण से नियम होता है इसमें, ठीक है। तो आगमन से उदाहरण, ठीक है। आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण की सहायता से किसी सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है। किसमें, आगमन विधि में किसी उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है, इसे ही आगमन विधि कहते हैं। आगमन विधि में विशेष उदाहरणों द्वारा छात्र स्वयं चिंतन निरीक्षण करते हुए नियम निकालते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, विशेष उदाहरण द्वारा छात्र स्वयं चिंतन निरीक्षण करते हुए नियम निकालता है। यानी स्पेसिफिक की बात की जा रही है, किसी पार्टिकुलर की बात की जा रही है, तो इसमें आपका बच्चा विशेष उदाहरण द्वारा स्वयं चिंतन करके नियम निकालता है। अब इसके चरण क्या है, इसके पद क्या है, सोपान क्या है। तो सबसे पहला है उदाहरण। इसमें सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर उदाहरणों में निरीक्षण या तुलना की जाती है। जो 2-4 उदाहरण हैं उनमें उसको देखा जाता है, परखा जाता है, फिर उसमें तुलना की जाती है, ठीक है। फिर उसका नियम बना जाता है, नियमीकरण किया जाता है,
और फिर जब नियम बन गए हैं तो फिर हम दोबारा उसको उसको परीक्षण करते हैं कि क्या ये नियम जो है क्या सचमुच कारगर है, काम करता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें उदाहरण प्रस्तुत की जाती है, फिर निरीक्षण या तुलना करके उसमें देखा जाता है कि इसमें कौन मैच कर रहा है, कितने तक सक्सेस हो रहा है। उसके बाद उसका नियम, उसमें नियमों में उसके सूत्रों में बांध दिया जाता है और फिर उस सूत्रों को आगे चल के दूसरी चीज़ों में अप्लाई की जाती है कि क्या ये सही है या गलत है, हमने जो नियम बनाए हैं वो बिल्कुल सही है या गलत है। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले है उदाहरण से नियम की ओर। आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, आगमन विधि और निगमन विधि बिल्कुल मिलता जुलता है। बस आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो आगमन विधि है उसके अपोजिट निगमन विधि। अगर आपने एक को याद कर लिया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो आगमन विधि में पहला क्या है, उदाहरण से नियम की ओर। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उसके बाद नियम बनाए जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, एक पार्टिकुलर के लिए बात करते हुए पूरे फिर सब कुछ पर अप्लाई किया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, किसी कठोर चीज़ को लिए मूर्त रूप में होने के बाद सूक्ष्म की ओर बिल्कुल बारीक चीज़ों पर चला जाता है। उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ें सबसे पहले आपको ज्ञात है उसके आधार पर उसको करते करते फिर जो चीज़ नहीं याद है फिर उसको हम उसकी तरफ जाते हैं। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, जो चीज़ें सामने हैं उसके बाद प्रमाण की ओर जाया जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त मतलब जिसे आप छू सकते हैं वह मूर्त होता है, जिसे आप छू नहीं सकते हैं वो होता है अमूर्त। तो जो चीज़ें बिल्कुल आप छू सकते हैं, जो हार्ड है उसको समझते हुए, जो चीज़ नहीं है उसकी कल्पना करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी मूर्त को पहले अमूर्त को बाद में। अब आगमन विधि के गुण क्या क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यहाँ पर सारा काम सिस्टमेटिक चल रहा है, इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। इस विधि से प्राप्त ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उन उदाहरणों को तुलना की जाती है, उसके बाद नियम निकाले जाते हैं और फिर उसका परीक्षण किया जाता है। तो ये सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है और एक वास्तविक जीवन में भी यही चीज़ें होती है। हम स्टेप वाइज चलते हैं तो चीज़ें अस्थायी बन जाती है। तो बस यही है, इसके कारण इसको मनोवैज्ञानिक विधि का दर्जा दिया गया है। यह विधि बालक की खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है, यानी कि बच्चा स्वयं करके सीखता है। यहाँ पर हर चीज़ों को वहाँ पर तुलना करता है, उदाहरण के द्वारा बाकी चीज़ों में तुलना करता है। तो बच्चे कुछ नया नया ज्ञान, उसमें और कुछ जानने की इच्छा होती है, और क्या हो सकता है, इसको हम अलग तरीके से करेंगे तो कितना कारगर होगा। तो बच्चों में क्या है, खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है। यह बच्चा स्वयं नियम की खोज करते हैं। इसमें क्या है, बच्चा स्वयं नियम की खोज करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उसमें तुलना की जाती है। तो जैसे होता है कि पहले को दूसरे में साथ मिलाया जाए तो क्या होगा, पहले को तीसरे के साथ मिलाया जाए तो क्या होगा। बच्चे कुछ उत्सुक होते ही है, आप सभी को पता है कि बच्चे हर कुछ नया जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है, बच्चा स्वयं नियम की खोज करते हैं। यह छोटे कक्षाओं के लिए, यह कहीं ना कहीं इसकी सीमाएं भी हैं, यहाँ पर गुण हैं लेकिन एक तरह से सीमाएं भी हैं इसकी। ये छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। इसमें निर्णय शक्ति का विकास होता है। इसमें तर्क शक्ति, यहाँ पर तर्क विचार और निर्णय शक्ति, यानी कि बच्चा इसमें यहाँ पर बच्चा निर्णय लेने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर निर्णय शक्ति का विकास होता है। छात्रों को मानसिक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि बच्चे नए नए तरीके से अप्लाई करके सीखते हैं तो उनका दिमाग क्या ब्रॉड होता है, दिमाग का विस्तार होता है, मानसिक शक्ति का विस्तार होता है, क्योंकि अलग अलग तरीक़ों से बच्चे उदाहरण प्रस्तुत करके उसको सीखते हैं। आपने देखा होगा, एक संकीर्ण विचार होता है जिसमें आप छोटे चीज़ों में ही बार बार उसी को अप्लाई कर रहे हैं, और एक होता है कि आप उस छोटी सी चीज़ को बाहरी दुनिया में अप्लाई करके सीख रहे हैं, तो आपका दिमाग का विस्तार होगा। अब आगमन विधि के दोष, हर विधि के कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। आइए देखते हैं आगमन विधि के क्या दोष हैं। इसमें समय अधिक लगता है, टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इसमें चीज़ों को समय देकर बच्चों को स्वयं करने दिया जाता है और बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसमें समय लगता है, उसको तुलना की जाती है तो इसमें समय लगता है, इसलिए टाइम टेकिंग होता है। इसमें योग्य और अनुभवी अध्यापक का अभाव होता है। अभी हमने प्रोजेक्ट विधि में भी यही सेम चीज़ देखा था, क्योंकि सभी टीचर के बस की बात नहीं होती है कि चीज़ों को ढंग से कर पाएँ। सिर्फ रटी रटाई बातों को आगे ना बढ़ते हुए हम चीज़ों को उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करके तुलना के द्वारा उसको आगे बढ़ते हुए नियम निकालते हैं।
तो उसमें क्या बोल रहा है, अनुभवी और योग्य अध्यापक की अभाव होता है। यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अभी मैंने बताया था कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है या इसकी सीमाएं भी हैं कहीं ना कहीं, तो यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होता है। छात्र के सीखने की गति धीमी होती है और इसमें अधिक श्रम लगता है, इसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है, परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते। यानी कि आपने जो नियम निकाले हैं जरूरी नहीं है कि हर बार सत्य होंगे। अब हमने 2 विधियाँ देख ली, अब हम तीसरी विधि देख रहे हैं। कौन सी विधि है? यह है निगमन विधि। तीसरी विधि है निगमन विधि। अगर आपने आगमन विधि को ढंग से पढ़ लिया हो तो निगमन विधि को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें नियम या सूत्र बच्चों को पहले बता दिए जाते हैं, फिर उस नियम या सूत्र को विशेष उदाहरण के प्रयोग कर उसकी सत्यता की पुष्टि की जाती है। जैसे हमने बोला संज्ञा किसे कहते हैं, कहते किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, समूह, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया उसका नियम क्या है कि उसमें अगर इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी में बता दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग चलता है। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है। तो अगर इसमें नियम या सूत्र पहले बता दिए जाते हैं और फिर उदाहरण को प्रयोग कर उसकी सत्यता की पुष्टि की जाती है कि क्या यह नियम जो बनाए गए हैं सत्य है या असत्य है। यह आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। अभी मैंने बोला था आपको कि अगर आपने आगमन विधि याद कर लिया तो निगमन विधि याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रणाली में छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं, वे उन्हें रख लेते हैं यानी याद कर लेते हैं। इस विधि में छात्रों को स्वयं सीखने, निरीक्षण करने, चिंतन करने और नियमीकरण का कोई अवसर नहीं मिलता है। इसलिए यह क्या विधि है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें क्या है, आप सपोज करो आप पका पकाया खाना आप किसी को दे रहे हो, किसी को, तो फिर उसको क्या, उसको थोड़ा ना पता होगा कि इसका मेथड क्या है। लेकिन अगर किसी बच्चे को या किसी को भी आप बोलोगे खाना खुद से बना के सीखो, खुद से बना के खाओ, तो बच्चा क्या करेगा? अगर खुद से बनाएगा तो नमक कितना पड़ता है, मिर्ची कितना पड़ता है, हल्दी कितना पड़ता है, चीज़ें कितनी पड़ती हैं, तो उसको पता होगा। लेकिन अब अगर पका पकाया हमने दे दिया सिर्फ खाने के लिए, तो बच्चा कहाँ से जान पाएगा कि इसमें क्या क्या पड़ता है, इसमें नमक मिर्ची भी पड़ता है या कुछ और पड़ता है। तो बस यही इस विधि के में समझने के लिए मैंने बताया है। इसको गलत तरीके से ना लें, बस आपको समझने के लिए मैंने बताया है। तो बच्चे इसमें क्या है, चिंतन शक्ति का विकास नहीं होता है, और जहाँ बच्चे एक्टिव होकर कार्य नहीं करते हैं, चिंतन शक्ति का विकास नहीं होता है, तो अपने विधि अपने आप में अमनोवैज्ञानिक हो जाती है। ठीक है, कहीं भी देखें, किसी भी शिक्षण विधि को आप कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में या कहीं भी, और जिसमें देख रहे हैं कि बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, बच्चा स्वयं करके सीख रहा है, तो वो मनोवैज्ञानिक विधि अपने आप हो जाती है। लेकिन जहाँ बच्चे को बातों को प्रमुखता नहीं दी जाती है, बच्चों को चिंतन शक्ति का विकास नहीं होता है, तो वो विधि अमनोवैज्ञानिक विधि हो जाती है। अब देखते हैं निगमन विधि के चरण या पद या सोपान। तो अभी इसके चरण है, पहला है नियम या सिद्धांत का ज्ञान। अभी देखा था आपने, नियम को सबसे पहले बता दिया जाता है। अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक तरह से नियम है ना, एक तरह से सूत्र है। तो बस इसको अप्लाई करते हुए बच्चा आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रस्तुत सब कुछ बना बनाया पका पकाया तो पहले दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नियम या सिद्धांत का बच्चों का ज्ञान करा दिया जाता है सबसे पहले। फिर उस सिद्धांत का जो हमने जो ज्ञान दिया था, जो सूत्र बताए थे, उसका प्रयोग किया जाता है। फिर आंकड़ों के आधार पर उसका परीक्षण किया जाता है और फिर उसका सत्यापन किया जाता है। ये 4 पद जरूर याद कर लें। अब निगमन विधि के शिक्षण सूत्र, ज़्यादातर प्रश्न शिक्षण सूत्र से ही बनते हैं, और आगमन विधि या निगमन विधि में हम कन्फ्यूज कर जाते हैं। बस आप एक का याद कर लीजिए, दूसरा उसको उल्टा बना दीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। इसमें न से एक ट्रिक है इसका, न से निगमन और न से नियम, न से निगमन और न से नियम, ये याद करने के लिए कभी नहीं भूलेंगे आप। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो चीज़ें हमारे पास स्पष्ट नहीं है उसके बाद हम ज्ञात की ओर जाते हैं, उसके बाद हम ज्ञात की ओर जाते हैं। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से कहने का मतलब कि जब छोटा बच्चा, सामान्य मतलब सबके लिए एक बराबर है, कहने मतलब कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा शुरू में उसको नहीं पता है कि कौन पापा है क्या है, तो जो भी सेम एज के, जैसे किसी बच्चे को मामा मौसी, मतलब अपना मामा मौसी एक, मतलब अपने रिलेशन को ढंग से नहीं पहचान पाता, जो भी सेम एज के दिखते हैं तो सब पर एक ही चीज़ अप्लाई करता है। अगर जो दीदी एज की है तो सभी उस बच्चा सभी को दीदी बोलेगा, सेम एज वाले को।
तो कहीं ना कहीं और फिर जब बड़ा हो जाता है तो सिर्फ अपनी बहन को दीदी बोलता है। बस यही बातें हैं कि सामान्य है, यानी कि उसके लिए सब कुछ बराबर है, बिल्कुल इक्वल है। जो सेम एज का दिखता है बच्चा उसी को वो चीज़ अप्लाई बोलने लगता है। लेकिन जब बड़ा होता है तो अपने परिवार को वो समझता है, सिर्फ अपनी बहन को ही दीदी बोलता है कहीं ना कहीं। तो बस यही है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए पहले हम जनरल में यूज कर रहे हैं और फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। मतलब पहले छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बिल्कुल बारीक वाली, और फिर स्थूल यानी बड़ी वाली चीज़ें होती है इसे। फिर अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि जिसका हमें नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले उसमें बताया जाता है। उसके बाद मूर्त जो हमारी नॉलेज है, जो हम छू सकते हैं, उसके बाद बताया जाता है। तो बस आपको आगमन और निगमन विधि में यही देखना है कि जो आगमन आपने याद कर लिया उसको उल्टा कर लीजिए, निगमन विधि का सूचन सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। अब निगमन विधि के गुण क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं? तो समय श्रम कम लगता है, क्योंकि जब पकी पकाई चीज़ें हैं दी गई है आपको तो सिर्फ खाने में कितना समय लगेगा। बात तो वही है कि यहाँ पर आपको सूत्र पहले ही बता दिए जाते हैं, तो बस आपको अप्लाई करना होता है। तो इसमें क्या है, समय और श्रम कम लगता है और पाठ्यक्रम जो है वो समय पर पूर्ण हो जाता है। चीज़ें अगर समय कम लगेगा तो पाठ्यक्रम अपने आप पूर्ण होगा जल्दी। इस विधि में छात्रों को स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसमें बच्चे को रटने पर बल मिलता है। चीज़ें प्रस्तुत होती हैं तो बच्चे रटे मार लेते हैं और बस उसको ही अप्लाई कर लेते हैं आगे। तो इसमें क्या है, बच्चों को रटने की शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। उच्च कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। किसके लिए? अभी हमने आगमन विधि क्या देखा था, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन ये निगमन विधि इसमें बड़ी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, यानी सीक्वेंस में इसमें ज्ञान प्राप्त होता है। कार्य अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है। इसमें कार्य, क्योंकि हमें इसमें सूत्र नियम का ज्ञान होता है, बस हमें उसे अप्लाई करना होता है, तो कार्य क्या हुआ, अत्यंत सरल और सुविधाजनक हो जाता है। नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों की सत्यता की जांच में आसानी होती है। ठीक है, इसमें क्या है, नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों की सत्यता में जांच में आसानी होती है। अब निगमन विधि के दोष क्या हैं? तो सभी विधियों के, सभी टीचिंग मेथड के कुछ गुण और कुछ दोष भी होते हैं। जिस तरह से सभी व्यक्तियों में कुछ गुण तो कुछ दोष भी होते हैं, तो उसी तरह से इस शिक्षण विधियों में भी कुछ अगर गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। इसमें क्या है, इसमें मानसिक शक्ति का विकास नहीं है, रटने की आदत पड़ जाती है। अभी हमने देखा था कि इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है, तो इसमें बच्चा सिर्फ रट्टा मार, जो कि आजकल के युग में, आज के जो शिक्षण विधि में बताया जाता है कि बच्चे को रटने पर नहीं, समझने पर बल होना चाहिए। तो निगमन विधि में बच्चों को रटने पर बल दिया जाता है। तो इसका क्या है, ये इसके दोष हैं। छात्र में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि बच्चा अगर स्वयं करके नहीं सीखेगा तो बच्चों में आत्मविश्वास कहाँ से आएगा। बच्चा जब स्वयं करता है तभी आत्मविश्वास आता है। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चों को सूत्र बता दिए जाते हैं, बस उसको अप्लाई करना होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को आत्मविश्वास नहीं आ पाता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसके अगर गुण देखें तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए है, तो जिसका डिमेरिट है तो इसको छोटी कक्षाओं का अपने आप कर देंगे। जहाँ गुण बड़ी कक्षाओं की बात हो रही है, गुण के लिए, अगर दोष के लिए बात करते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। और ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि बच्चा स्वयं करके नहीं सीखता है, सिर्फ रटी रटाई बातों को आगे लेकर आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या हो, बच्चों के स्थायी ज्ञान नहीं होता है। स्थायी ज्ञान कहाँ होगा, जहाँ बच्चा स्वयं करके सीखेगा, स्थायी ज्ञान वहाँ होता है। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, बाय बाय।